कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने और रिझाने में लगी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के धड़ाधड़ कर्नाटक के दौरे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन दौरों और घोषणाओं से इधर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। बसवराज बोम्मई की सरकार ने राज्य में मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया। बीजेपी के इस दांव का असर क्या होगा, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 फैसले किए हैं। पहले फैसले में सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए जो 4% का आरक्षण था वो खत्म कर दिया है, और दूसरा फैसला ये है कि इस कोटे को वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय में बराबर हिस्से में बांट दिया गया। फिलहाल बीजेपी के पास राज्य की सत्ता है और उसके पास इसे बचाने की बड़ी चुनौती भी है। राज्य में पार्टी के दिग्गज नेताओं में फूट भी सामने आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती और ज्यादा कठिन हो जाती है। बीजेपी सत्ता को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। उसी की वानगी है यह आरक्षण में फेरबदल करना। हालांकि जिस ईडब्ल्यूएस कोटे में सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की है, वो मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई चल रही है। और जो आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़ाकर 56% किया गया है, वो भी कोर्ट में है। अब आपको बताता हूं कि आरक्षण कैसे बांटा गया। इस फैसले के बाद वोकालिंगा का जो कोटा 4% था, उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंचमसालिया, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। राज्य में आरक्षण बढ़कर हुआ 56%। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन प्रतिशत 50 तय किया था, लेकिन इन बदलावों के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तय लिमिट के मुताबिक रिजर्वेशन परसेंटेज को 50% से नीचे रखने की अपील पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। यहां सोचने वाली बात यह है, जब पहले से ही हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है कि राज्य में आरक्षण को 50% से नीचे रखा जाए, तो बावजूद इसके भी सरकार ने इसे बढ़ाकर 56% कैसे कर दिया। तो ऐसे में क्या यह आरक्षण लागू हो पाएगा या फिर यह सिर्फ एक वादा ही रह पाएगा? मुस्लिम आबादी पर क्या पड़ेगा असर? कर्नाटक में तटीय और उत्तरी इलाके में मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी निवास करती है। अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 12% मुस्लिम हैं। राज्य में 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक असर डालता है। कोस्टल और उत्तरी कर्नाटक में मुस्लिम बहुल 23 सीटें हैं। अब तक कांग्रेस इस इलाके में मजबूत रही है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण आसान नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बंटने की पूरी संभावना है। लेकिन जिन जातियों को यह आरक्षण दिया गया है, उन जातियों का कर्नाटक में वर्चस्व माना जाता है। जिस वोकालिंगा समुदाय का आरक्षण 2% बढ़ाया गया, उसकी राज्य में आबादी में हिस्सेदारी करीब 15% है और यह आबादी 6 जिलों में प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए बीजेपी इस इलाके में जी जान लगाने की तैयारी कर रही है। 2018 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां सबसे कम सीट मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस इलाके में कांग्रेस को 20, जनता दल को 30 और बीजेपी को कुल 15 सीटें मिली थी। बीजेपी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए येदियुरप्पा को भी पोस्टर बॉय बनाया है। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और इस समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ और इस पकड़ को मजबूत भी माना जाता है। 6.5 करोड़ लोगों पर येदियुरप्पा की सीधी पकड़ है और येदियुरप्पा उन लोगों के दिल के बेहद करीब हैं। जिस क्षेत्र से येदियुरप्पा आते हैं, पिछले चुनाव में उस क्षेत्र में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी। अमित शाह ने येदियुरप्पा के घर पर नाश्ता भी किया और उस नाश्ते का मतलब क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आरक्षण पर ही बात करते हैं। कर्नाटक के मुस्लिमों को जिस ईडब्ल्यूएस कोटे में भेजने की बात की जा रही है, उसके 10% के आरक्षण में
पहले से ही 4 जातियां शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे को सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया था, लेकिन यह मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा निर्देश है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन केंद्र ने जैसे ही ईडब्ल्यूएस सिस्टम लागू किया, वैसे ही आरक्षण की सीमा 60% पहुंच गई। आरक्षण को वैसे तो सामाजिक न्याय के लिए लागू किया गया था, लेकिन चुनाव में आरक्षण का मुद्दा सबसे भारी भरकम मुद्दा रहता है। राजनीतिक पार्टियां इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती हैं। चुनाव कहीं भी हो, घूम फिर कर यह मुद्दा सामने आ ही जाता है। अगर कर्नाटक की ही बात करें तो मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाता है तो समानता के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन कर्नाटक सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, तो आरक्षित कोटा 56% हो गया है। 56% आरक्षण कोटा होने के बाद ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 44% बचता है, और इसलिए मामला कोर्ट के दरवाजे पर है। तो ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता है इसे लागू करने का, और वो है कि सरकार इसे लागू करने के लिए संविधान की 9वीं सूची का सहारा ले सकती है। ये सूची क्या है वो भी सुनिए। क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा में संरक्षण हासिल है। आसान भाषा में कहें तो संविधान की 9वीं सूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर आरक्षण के जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती है। 1951 में 9वीं अनुसूची बनने पर भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन समेत कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। अनुसूची में फिलहाल 283 कानून हैं, जिन्हें समय समय पर संविधान संशोधनों के जरिए इसमें शामिल किया गया। खास बात यह है कि किसी कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अगर संविधान संशोधन के जरिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वो कानून लागू हो जाता है। हालांकि इस अनुसूची में बनाए गए कानूनों में कोर्ट का इंटरफेयर तब तक नहीं हो सकता जब तक नियमों का उल्लंघन ना हो रहा हो। अगर नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी कर सकते हैं। अब सुनिए, अमित शाह और येदियुरप्पा की मुलाकात इतनी खास क्यों है? दोनों नेताओं की मुलाकात ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी हाल में येदियुरप्पा को दरकिनार नहीं कर सकती, और येदियुरप्पा के कद को देखते हुए ही पार्टी ने प्रचार के दौरान येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय बनाया है। पिछले 2 महीनों में बीजेपी के ताबड़तोड़ कर्नाटक दौरे चल रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रोड शो किया। उससे पहले अमित शाह पहुंचे थे। पिछले महीने भी अमित शाह कर्नाटक पहुंचे थे। अमित शाह ने इस मुलाकात से पूरे लिंगायत समुदाय को यह संदेश दे दिया है कि येदियुरप्पा पार्टी से खुश हैं, और ये खुशी का संदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि पिछले दिनों खबरें आई थी कि येदियुरप्पा अपने बेटे के लिए अपने गढ़ से टिकट की मांग कर रहे थे, और पार्टी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। येदियुरप्पा अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे को पेश कर चुके हैं, इसलिए शाह ने भी विजयेंद्र को अपने करीब रखा। विजयेंद्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बीच हुए विवाद के बाद यह इशारा और भी जरूरी हो गया था, और इसे शाह ने बखूबी निभाया भी है। बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस आरक्षण के फैसले को मुस्लिम समुदाय कैसे देखता है और इसका असर उस पर क्या पड़ता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।